गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल वाला असाइनमेंट हो गया सबका पूरा? कल का बचा हुआ क्वेश्चन सारा हो गया? स्क्रीन दिख रहा? स्क्रीन सबको दिख रहा है? पीडीएफ विजिबल है? अभी दिख रहा है? तो कल इसमें से क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 8 आपको बोले थे बनाने के लिए, 9 बनाने बोले थे और 10 बनाने बोले थे। बन गया तीनों? एट 9 10 तीनों बन गया। सर 10 तो सर आप बता दिए थे, आप बोले थे 10 9 और 11 बना के आने। 10 बता दिए थे? हाँ सर 10 आप बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही बनवा लिए थे आप। और 9 और 11 सर बन गया सर, और 8 सर नहीं बना सर। ठीक है, देखते हैं। टेन नहीं, हाँ 10 वाला कल हम आपको बताए थे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक 10 देखो, ये जो है ना 10 वाला, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। इतना लॉजिक लगाने का और चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है 10 के लिए। अगर कोई भी आपसे पूछे कि जी ऑर्बिटल्स कहाँ से स्टार्ट होता है, तो सिंपल आंसर 5 से। ठीक है, क्लास 5 याद रखिए, 5 नंबर से या 5 नंबर ऑफ सेल से जी स्टार्ट होता है। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, उतना लॉजिक लगाने का, याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा नहीं इसके ऊपर। और मोस्टली ये जो क्वेश्चन है ये ज्यादातर कंपटीशन में ही पूछता है। लेकिन कैसे, देखो कल भी आपको हम बताए थे n-1 का फंडा। ठीक है, कल हम आपको n-1 समझा रहे थे। अब देखिए, अगर हम लोग लिखते हैं, जैसे हमने फर्स्ट सेल के लिए लिखा, ठीक है 1s। ठीक, अब हम सेकेंड सेल के लिए मान लो यूज करेंगे, तो हम कहाँ से यूज करते हैं 2s, और उसके बाद आता है हमारे पास 2p। तो इसको आप यूज समझ सकते हैं कि जो p का फंडा है, ये p हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो सेम तरीके से जब हम d स्टार्ट करते हैं, तो d कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से स्टार्ट होता है। उसी तरीके जब हम f की बात करें, तो f स्टार्ट होता है हमारा 4 से। तो जब नेक्स्ट लेवल हमारा जो सेल आएगा, वो सेल हमारा 5 पे जाना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया पहला क्राइटेरिया याद रखने का, याद करने का जो भी है।
देन दूसरा कंडीशन क्या है, n-1 का कंडीशन। n-1 जो है ये हमको बताता है मैक्सिमम या फारदेस्ट सेल कहिए या मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स कहिए, ठीक है। जो लास्ट सेल होगा उसको हम कहते हैं ये n-1 सेल। अगर n का वैल्यू हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 से और कहाँ तक जा रहा है, अगर मान लीजिए ये n तक जा रहा है या इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हम लास्ट वाला जो नंबर होगा उसको क्या कहेंगे, हम उसको n-1 लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट वाला जो सेल है उसको हम ऐसे लिखते हैं चूंकि, तो अभी फिलहाल हमारे पास जो लास्ट सब सेल है वो g को डिफाइन किया जा रहा है। तो g के लिए n-1 तभी होगा जब l का वैल्यू 4 होना चाहिए, क्योंकि एस पी डी एफ में 0 1 2 3 हो चुका है, ठीक है। तो जो एल का वैल्यू 4 होगा तो यहाँ पे आप 5-1 करेंगे अगर, तब जाके आपको 4 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका लॉजिक है इसके पीछे, और इतना लॉजिक पूछता नहीं कहीं पे, तो आप इसको सिंपली यहाँ से याद रख सकते हैं कि हमको 5 से जी देखने को मिलता है, तो हमारा आंसर जो है वो यहीं पे चला आएगा। समझ में आया अभी? अभी समझ में आया सबको? देखो ये आप एक बार देख लो, या चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हैं कहीं पे, ठीक है। आपको लिखना कैसे है याद करने के लिए, कि P स्टार्ट होता है, आप देखो ऐसे अपने नोट्स में कहीं ऐसे लिख लो, कि देखो मैं साइड में लिख रहा हूँ, P स्टार्ट होता है 2 से, देन D स्टार्ट होता है 3 से, F स्टार्ट होता है 4 से, और G स्टार्ट होगा 5 से, ठीक। इसके बाद यहाँ पे S स्टार्ट होगा 1 से, ठीक। तो ये चीज चलेगा हमारा। अब इसके जगह पे हमको क्या करना है, जो L की वैल्यू है यहाँ पे हम बगल में L का वैल्यू भी लिख लेंगे। L यहाँ पे 0, L यहाँ पे 1, L यहाँ पे 2, L यहाँ पे 3, और L यहाँ पे 4, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये हमारा यहाँ एक आ गया। चलो इसको फटाफट कॉपी में आप लिख लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए। देखो नोट्स गंदा करने का आदत डालिए, ठीक है। जब भी मैं आपको नोट्स अगर जो देता हूँ, आपको कुछ भी समझ में आए, नोट्स के आप बगल में फटाक से उसको लिख लीजिए, ठीक है। उसको नोट्स गंदा करना कहते हैं। तो छोटी से छोटी चीजें भी नोट्स में अगर रहे तो हमको समझने में बहुत आसानी होता है। इसको इन दोनों इसको लिख लीजिए। देखो नोट्स सजा के ही लिखना चाहिए, ठीक है, लेकिन इतना मत सजाइए कि वो देखने में खाली अच्छा लगे, समझने में नहीं। Then next question आपका 8 नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है। हमने सीरीज पढ़ा था, सीरीज में मैंने आपको बताया था कि बाल्मर सीरीज जो है, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, तो सबसे पहले आपका लाइमन सीरीज चालू होता है, फिर बाल्मर सीरीज चालू होता है। तो बाल्मर सीरीज के लिए n का जो वैल्यू है, पहला n का जो वैल्यू है वो 2 होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे बात की जा रही है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की, ठीक है। तो दो टाइप के वेवलेंथ होते हैं, एक तो हो गया लॉन्गेस्ट, एक हो गया हमारा शॉर्टेस्ट। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में जो वेलोसिटी है वो सबसे कम होगा, और जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वहां पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, तो इस चीज को ध्यान रखिए कि जब हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करें तो वहां पे जो एनर्जी होगी, ठीक है, लॉन्गेस्ट के साथ मिनिमम एनर्जी होगी और शॉर्टेस्ट के साथ मैक्सिमम एनर्जी होगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। तब अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है और एनर्जी हमारे पास मिनिमम है, तो एनर्जी अगर मिनिमम होगा
तो जो उसकी डिस्टेंस है, जब वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो भी मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी अगर कम है किसी के पास, मान लो आप ही को अगर एनर्जी बहुत कम दिया गया, तो आप क्या करेंगे, कुछ दूर चलेंगे फिर जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इनके साथ रेडिएशन के साथ भी सेम फंडा है कि अगर एनर्जी कम होगी, ये डिस्टेंस बहुत कम ट्रेवल करते हैं। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की हम बात करें, ठीक है, ध्यान से सुनिए, अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ पे होगा? इसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका नेक्स्ट सेल ही तो होगा। ठीक है, यहाँ से इस वाले सेल तक। ठीक, तो n इज इक्वल टू 2 आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये आपका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है, अभी आपको दोनों चीज मिल गया, n1 आपको यहाँ से मिल गया और n2 आपको यहाँ से मिल गया। अब बनेगा ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हम जब बात करते हैं, ठीक है, जब हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की, चलो मैं एक सेकंड में आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ इसको। ठीक है, हमारे पास न्यूक्लियस है, ये सेल्स मान लो इस टाइप से हमने दिखा दिया। ठीक, देन एक और हमने एटम लिया, उसका न्यूक्लियस, उसका सेल। ठीक है, अब देखिए आपको बहुत सारी चीजें पता है, जैसे हम गामा रेज जानते हैं, देन अल्फा रेज जानते हैं, उसके बाद सन की जो रे है वो हम जानते हैं। ठीक है, देन रेडियो वेव्स हम जानते हैं। अब देखो ये वेव्स जो हमने पढ़ा था, तो हमने आपको बताया था कि सबकी जो फ्रीक्वेंसी है या इनका जो वेवलेंथ है, कि किसी का वेवलेंथ शॉर्ट होता है मतलब छोटा होता है, किसी का वेवलेंथ बड़ा होता है। ठीक है, तो जब वेवलेंथ बड़ा होगा, जैसे मान लीजिए कोई एक वेव ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, एक वेव यहाँ से यहाँ गया, मतलब इसने क्या किया, एक वेवलेंथ बनाया। ये एक हमारा वेवलेंथ है, ठीक है, बड़े आकार का या बड़ा साइज का। अब उसके बाद आप देखो तो कोई दूसरा रेडिएशन है जो इस टाइप से वेव्स बना रहा है और जिसका वेवलेंथ इतना छोटा है। ठीक है, तो जिसका वेवलेंथ अगर छोटा होगा, ठीक है, ध्यान क्या दीजिए, जिसका वेवलेंथ छोटा होता है उसका पेनिट्रेटिंग पावर या फिर उसका जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा होता है, और उसकी जो एनर्जी है वो भी बहुत ज्यादा होती है। आप देखो, आपने बचपन में वो रस्सा जो खेलने का काम करते हैं ना, हम ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, तब ऐसा वेव्स जनरेट होता है, ऐसा ऊपर नीचे जाने वाला। तो आप उसमें देखिए, अगर आप रस्सी को धीरे से उठा के ऊपर नीचे करोगे तो हल्का सा एक वेव ऐसे आएगा और फिर एक हल्का सा वेव ट्रैवल करके जाता है, लेकिन उसी जगह पे रस्से को जोर से आप कर दो तो वेव फटाफट जनरेट होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे है कि कहता क्या है, अगर हमारे पास वेवलेंथ अगर हमारे पास छोटा है, तो उस कंडीशन में जो एनर्जी होगी, ये जो एनर्जी होगा ये हमारा मैक्सिमम होगा। ठीक है, वेवलेंथ अगर छोटा है तो एनर्जी मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रैवलिंग होगा ये भी मैक्सिमम होगा, मतलब ये बहुत दूर तक जाएगा।
ठीक, क्योंकि इसमें एनर्जी काफी ज्यादा है। तो मान लीजिए एक यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ से अगर जंप किया इस लास्ट वाले सेल में, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि इस कंडीशन में इसका जो लैम्डा है, मतलब वेवलेंथ है, ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्योंकि अगर वेवलेंथ मिनिमम है तब जाके आपका एनर्जी मैक्सिमम होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। अगर वेवलेंथ मिनिमम है तो आपका एनर्जी मैक्सिमम होगा और ये बहुत तेजी से चलेगा। ठीक है, सेम, और इसका ठीक रिवर्स हो जाएगा इस बड़े वाले वेवलेंथ के साथ। अगर वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, तो इसका जो ट्रैवलिंग है, जो डिस्टेंस है, वो मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ के लिए क्या हम कहेंगे कि यहाँ पे जो लैम्डा है, ये लैम्डा हमारा मैक्सिमम है, लैम्डा हमारा मैक्सिमम है। तो एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी हमारा मिनिमम हो जाएगा और हमारा डिस्टेंस भी मिनिमम कवर करेगा ये। अब सर सर फर्स्ट कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल से लास्ट सेल में जाएगा तो उसका वेवलेंथ छोटा होगा या बड़ा होगा? उसका वेवलेंथ छोटा होना चाहिए। सर ये कैसे? ये इसलिए होता है, जैसे देखो वेवलेंथ आपका क्या है, मतलब ये जो पॉइंट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, क्रेस्ट का पॉइंट और ट्रफ का जो ये जो पीक पॉइंट जनरेट होता है, ठीक है, तो पीक पॉइंट जनरेट करने में इसको काफी समय लगता है। ठीक, यस ठीक है, तो काफी समय लगता, मतलब इसमें एनर्जी नहीं है। तो आपको, जैसे मैंने एग्जांपल अभी जो रस्से का दिया, आप रस्सा को ऐसे ऊपर नीचे अगर करते हो तो आप उसको हल्का सा कीजिए, देखो उस वेव को ट्रैवल करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो वेव को अगर ट्रैवल करने में टाइम लग रहा है, मतलब उसमें एनर्जी नहीं है, हो सकता है वो पहले ही खत्म हो जाए। तो सेम कंडीशन इलेक्ट्रॉन्स के जंपिंग के साथ भी है। अगर हम उसे कम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो बहुत कम दूर तक जंप करेगा। अभी देख लो, आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक सेल से दूसरे सेल में जंप करता है, दूसरे से तीसरे में हो सकता है, तीसरे चौथे में करता है। तो ऐसा क्यों करता है? मान लीजिए हमने इसको एनर्जी सप्लाई किया, ठीक है, तो एनर्जी अगर मान लो फर्स्ट सेल पे अगर इलेक्ट्रॉन है, वहां पे एनर्जी इसको चाहिए 10 किलो जूल का। ठीक है, तो 10 किलो जूल अगर हमने एनर्जी सप्लाई किया तो ये जंप करके कहाँ से कहाँ जाएगा, 2 सेकंड सेल पे। अगर इसको सेकंड से हमें फिफ्थ सेल में पहुंचाना है तो हमको एनर्जी इससे इससे ठीक 5 गुना देना पड़ेगा। ठीक है, यस यही फंडा है इनके साथ कि वेवलेंथ अगर ज्यादा होता है तो हम कहते हैं कि एनर्जी इसके पास बहुत कम है, क्योंकि वो वेव बनाने के लिए उसको समय लग रहा है। ठीक है, तो समय जब यस लगेगा तो वो ट्रैवल करने में भी उसको टाइम लगेगा, क्योंकि एनर्जी ही नहीं उसके पास, तो ट्रैवल कैसे करेगा। ठीक यस है, सर, लेकिन जितना दूर वाला ऑर्बिट में जाएगा या सेल में, हम्म। तो उतना ज्यादा वो वेवलेंथ ना बनाएगा, उतना लंबा वेवलेंथ। देखो यहाँ पे वेवलेंथ का क्या मतलब है, डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ यस वेवलेंथ का मतलब है डिस्टेंस। अब वेवलेंथ यहाँ अगर बन रहा है, देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ वेवलेंथ और दूरी देख रहे हैं कि भाई दूरी इतना है तो वेवलेंथ भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब दूर यस यस की जो वेवलेंथ बड़ी है, लेकिन उसके पास घट क्या रहा है, ये एनर्जी घट जा रहा है। घट रहा है कि नहीं घट यस रहा? सर, एनर्जी तो घट रहा है। यस सर, ठीक? एनर्जी तो अब घट जब रहा है। एनर्जी उसकी घट जा रही है तो एनर्जी घटेगा तो वो एक सेल से दूसरे सेल में जंप ही नहीं कर पाएगा। यस सर। ठीक है, ये इसका क्रॉस चेक यस होता है, ये इसका रिवर्स फंडा है कि वेवलेंथ तो बढ़ गया, वेवलेंथ बढ़ गया मतलब हमने डिस्टेंस तो देख लिया कि भाई दूर जा रहा है, लेकिन दूर कब जाएगा, जब उसको एनर्जी भी तो बहुत ज्यादा मिलनी चाहिए। यस सर। ठीक है, तो अगर एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए तो ये जो वेव का जो ये वेवलेंथ है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का, ये फंडा मतलब फिर हमारा फेल हो जाएगा, क्योंकि वेव्स वहां पे जनरेट होने चाहिए। वेव्स अगर यस जनरेट होंगे तो शॉर्ट वेव्स बनने चाहिए, ताकि वो पॉइंट्स बहुत जल्दी कवर करे, शेल्स को बहुत जल्दी कवर करे। ठीक है, यस ठीक। यस सर। बाकी लोगों को समझ में आया शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का फंडा? इसको आप नोट्स में जहां आप कॉपी में लिखते हैं, ठीक है, तो वहां पे देखिए आपको क्या लिखना है। यहाँ पे देखो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये एक पार्ट आपको लिखना है कॉपी में। देखो ये यहाँ मैंने सर्कल किया, ये एक पार्ट आपको कॉपी में लिखना है।
कि लैम्डा मिनिमम होगा तो एनर्जी मैक्सिमम होगा, और इसको हम कहेंगे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ये कॉपी में आप लिखोगे, ठीक है, बकायदा। ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करने में काम आता है हमको, मतलब जल्द फटाफट सॉल्व करने में काम आता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक। यहाँ पे जो मैंने लिखा है लैम्डा मैक्स एनर्जी मिनिमम, इसको हम कहेंगे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, ये दो चीज आप कॉपी में नोट्स में डाल देंगे, या यूँ कहिए कि जहाँ पे ये क्वेश्चन बना रहे हो उस क्वेश्चन के आप बगल में लिख लेंगे ये चीज इंपॉर्टेंट नोट करके। और जो मैं क्वेश्चन आपसे बनवा रहा हूँ, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के हैं, तो आप वहाँ लिख लो एनसीईआरटी क्वेश्चंस करके, ये पूरा असाइनमेंट आपका एनसीईआरटी है। हो गया लिख के? हाँ, आप यूज कर सकते हैं लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following are isoelectronic in species? ठीक है, isoelectronic species that is those having the same number of electrons। तो आपके पास 3 3 6 एलिमेंट है, ठीक है, जिसमें से 5 आयंस हैं और एक आपका एटम या एलिमेंट दे रखा है आर्गन। ठीक है, आपको बताना है इसमें से सभी कितने हैं जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक, जिनके पास इलेक्ट्रॉन सेम नंबर हैं। चलिए फटाफट खत्म कीजिए। देखिए इसमें ये और ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है 10 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम और आर्गन, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और ये सल्फर भी आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है विथ 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हो गया सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। An electron is in one of the 3D orbitals. Give the possible values of n, l and ml। चलिए फटाफट खत्म कीजिए इसको। सर आंसर सही है सर, n इज इक्वल टू 3 आया, l इज इक्वल टू 2 और m1 इज इक्वल टू -2 -1 0 1 और 2। m1 नहीं है ये, सॉरी सर ml सॉरी सर मिस्टेक हो हाँ -2 से +2 तक, ठीक है। गई। यस सर, आ गया सबका? यस सौरभ -2 एंड 2 नहीं, -2 2 +2, ठीक है, प्लस साइन यूज कीजिए। ठीक है नंदनी। रूपम ml का वैल्यू -2 से +2 होगा, सिर्फ 2 नहीं,
ठीक है। सिर्फ 2 का मतलब है कि आप डी का सिर्फ एक ही ऑर्बिटल को दिखा रहे हैं। डी में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं। हो गया सबका ये पूरा? ठीक है, ये असाइनमेंट जो है आपका, ये एनसीईआरटी असाइनमेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, इसको आप लिख लेंगे। अभी मैं नेक्स्ट असाइनमेंट आपको दिखा रहा हूँ, तो वो भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही है। ठीक है, चलिए देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 1, स्क्रीन नहीं दिख रहा। देखो, नेक्स्ट वीक में इस चैप्टर का आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो आप अपना रिवीजन करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे तक, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कभी भी। ये होमवर्क नहीं है फिलहाल, आप अभी बनाइए, क्योंकि चैप्टर आपका ये खत्म हो गया है। ठीक है, और असाइनमेंट जो मेन एक असाइनमेंट है आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो असाइनमेंट मैं आपको शाम तक दे दूंगा। ठीक, वो आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए, उसमें आंसर भी दिया है, कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप में पूछ लेंगे। और जो चैप्टर है आपका न्यू चैप्टर, वो मैं मंडे से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो जो थर्ड साइड चैप्टर है आपका, वो मंडे से स्टार्ट करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। Electromagnetic radiation of wavelength 242 nanometer is just sufficient to ionize the sodium atom. Calculate the ionization energy of sodium in kilojoule per mole. यहाँ पे आपको वेवलेंथ दे रखा है। देखिए आयोनाइजेशन क्या होता है, या आयोनाइजिंग द सोडियम एटम, इसका क्या मतलब है, किसी को पता है? यहाँ पे एक टर्म है, देखिए आयोनाइज, इसका मतलब पता है किसी को? अनुपम? सोडियम एटम का आयनाइजेशन मतलब उसका आयंस में टूटना, और कुछ? जैसे Na प्लस का आयनाइजेशन। Sir, to gain a negative or positive charge by gaining or losing the electrons.
ठीक है, दोनों जन का कुछ हद तक ठीक है। और किसी का? देखो यहाँ पे हम जो अब पढ़ेंगे आयोनाइज वगैरह, ठीक है, हमने अभी तक जो भी पढ़ा है कि एक्चुअल में देखो अगर देखा जाए तो हम यही कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन लेने और देने को, एक इलेक्ट्रॉन लेने या देने को हम कहते हैं आयोनाइज या आयोनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए ये आयोनाइज या आयोनाइजेशन होता क्या है कि जैसे हमने सोडियम मान लो लिया, ठीक है, मान लो हमने सोडियम लिया, तो सोडियम अगर हमने सॉलिड फॉर्म में लिया है तो सोडियम हमारा जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। अब इसको रिएक्शन के लिए हम इसको सॉलिड में नहीं यूज कर सकते, ठीक है, तो रिएक्शन के लिए हमको क्या करना होगा कि इसको एक ऐसे फॉर्म में लाना होगा कि उसमें थोड़ा भी एनर्जी सप्लाई किया जाए तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर चला आएगा। ठीक है, तो वो जो फॉर्म है, जैसे मान लीजिए ये सॉलिड से जस्ट कन्वर्ट हुआ है किसमें, तो गैसियस फॉर्म में। ठीक, तो ये जो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है और इसने इलेक्ट्रॉन अगर लूज किया वहां पे, ठीक, तो उस फॉर्म को हम कहते हैं आयोनाइज फॉर्म। मतलब एक ऐसा फॉर्म कि जहां पे वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए एकदम पूरा बाधित हो जाए। ठीक है, मतलब वो एकदम तत्पर रहे कि अब मुझे एनर्जी मिलेगी तो मैं इलेक्ट्रॉन को लूज कर लूंगा या इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लूंगा, तो उसे हम कहते हैं आयोनाइज फॉर्म। तो इसको हम कैसे समझेंगे, तो जो हमने सॉलिड सोडियम लिया है तो हम क्या करते हैं, उसको एनर्जी सप्लाई करते हैं और कन्वर्ट करते हैं उसको गैसियस फॉर्म में, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सके और पॉजिटिव चार्ज बना सके। इसको हम कहते हैं आयोनाइज फॉर्म। ठीक है, आपने जो कहा वो भी सही है, लेकिन उसको हम थोड़ा ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, गेनिंग या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय बाय एक्वायरिंग एनर्जी और बाय गेनिंग एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन ऑफ एन एटम। ठीक है, तो इस चीज को हम समझेंगे इस तरीके से कि सॉलिड है हमारे पास, वो गैसियस में कन्वर्ट होगा और तब जाके इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा। ठीक है, अभी ये इस टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसका भी यूज है वो इसलिए क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स, ठीक, तो थर्मोडायनामिक्स कुछ लॉज हैं जहाँ पे हम इस चीज को देखेंगे, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, बहुत वास्ट है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। आप चाहे तो कहीं इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए फिलहाल। हो गया? ये लिख के हो गया सबका? चलिए अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ से एनर्जी निकालना है, ठीक, जिसमें से आपको वेवलेंथ दे रखा है, तो E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। चलिए फटाफट कैलकुलेट कीजिए। चलिए फटाफट कैलकुलेट कीजिए इतना।
आया सबका? h का वैल्यू आपको 6.624 इंटू 10⁻⁻34 लेना है, ठीक है। फोर 494 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, ठीक है। इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। बाकी सबका बिल्कुल का सेम, और बाकी लोगों का ठीक। नंदनी और प्रियांशु, कल्पना, विपुल, विपुल तो हो गया, प्रियांशु एंड कल्पना। कितना आ रहा है प्रियांशु आंसर? टेन टू द पावर 3 नहीं आ रहा, कैलकुलेशन चेक करो। कल्पना आपका आया? देखो प्रियांशु कहीं लॉकडाउन में फंस गया होगा, चेक करो ठीक से। ठीक है, देखिए इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये सभी आपको प्रैक्टिस करना है, और जो टेस्ट होगा उसमें ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। एकदम सिंपल थ्योरी टाइप का क्वेश्चंस नहीं आएगा, ठीक। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, और ये जो क्वेश्चंस है बाकी के 5, ये आपका होमवर्क रहेगा जो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है।